नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ही ना भूलें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेकेंड पार्ट के बारे में कि सेकंड पार्ट में क्या बताया जाता है हिंदू मैरिज एक्ट के, जिसमें हम डील करेंगे सेक्शन नंबर 2 को, सेक्शन नंबर 3 को और जो भी पॉसिबल हो सकता है उन सेक्शंस को हम इसमें डील करने की कोशिश करेंगे। और इसमें एक बात और, हम इसमें बेयर प्रोविजंस को भी ऐड करेंगे कि क्या क्या बेयर प्रोविज़न है, किस बेयर प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हमारा ये हिंदू मैरिज एक्ट डील होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ से स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, जो एप्लीकेशन ऑफ एक्ट की बात की जाती है, जो सेक्शन 2 होता है हिंदू मैरिज एक्ट का, ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, किस किस राज्य में, किस किस लोगों के ऊपर, किसके ऊपर किस तरह से ये एप्लीकेबल होता है, उसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो जो सेक्शन 2 हमारा कहता है, द एक्ट अप्लाइज टू हिंदू, ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं पे अप्लाई होता है। द एक्ट अप्लाइज टू हिंदू बाय रिलीजन, उनके ऊपर अप्लाई होता है जो रिलीजन, जो धर्म से अपने हिंदू है। वीरशैव पे अप्लाई होता है, लिंगायत पे अप्लाई होता है, ब्राह्मण पे ब्रह्मों पे अप्लाई होता है, प्रार्थना समाज पे अप्लाई होता है, आर्य समाज पे अप्लाई होता है। इन सभी पे जो होता है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 2 नंबर अप्लाई होता है। ठीक, इसमें बस इतना ही बात बताया गया है बेयर प्रोविज़न में भी कि सेक्शन 2 में हिंदू मैरिज एक्ट किसके किसके ऊपर अप्लाई होता है, बस इतनी ही बात इसमें बताई गई है। बाकी हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो सेक्शन 2 के सब क्लॉज बी में बताया गया कौन पर्सन होता है। पर्सन कौन होता है, किसको बताया गया कि कौन पर्सन है। टू एनी पर्सन हु इज़ अ बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाई रिलीजन, इसमें यह भी इंक्लूड किया गया कोई भी पर्सन जो बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, बाई रिलीजन, अपने रिलीजन से, तो वो भी क्या, वो भी हिंदू ही माना जाएगा। फिर इसका जो सब क्लॉज 2C बताया गया है, टेरिटोरी के हिसाब से बताया गया है कि टेरिटोरी इनका क्या कहता है, किसी भी डोमिसाइल के हिसाब से। टू एनी अदर पर्सन डोमिसाइल इन द टेरिटोरी टू विच द एक्ट एक्सटेंड हु इज़ नॉट अ मुस्लिम, हु इज़ नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जीव बाय रिलीजन, इन सब पर हिंदू मैरिज अप्लाई नहीं होता है। जो लोग एक्सेप्ट, जो मुस्लिम हैं, जो क्रिश्चियन हैं, जो पारसी हैं, जो जीव हैं, ये इस रिलीजन के जो भी लोग हैं, इनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई नहीं होता है। यही सेक्शन 2 हमारा बताने का काम करता है। जो सेक्शन 2 का एक्सप्लेनेशन है, हम एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे कि सेक्शन 2 का एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। हु इज़ हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन, कौन अपने धर्म से, अपने जाति से, अपने डोमिसाइल के हिसाब से कौन हिंदू है, इसके बारे में हम सेक्शन 2 के एक्सप्लेनेशन में बात करेंगे। अब बात यहाँ पे करते हैं कोई भी चाइल्ड, एनी चाइल्ड लेजिटिमेट हो या इलिजिटिमेट हो, धर्मज हो या अधर्मज हो, कोई भी बच्चा जो धर्मज हो या अधर्मज हो, बोथ पेरेंट, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, उसके दोनों माता पिता क्या होने चाहिए, हिंदू होने चाहिए। हिंदू में क्या होने चाहिए, या तो बुद्धिस्ट हो, जैन हो या सिख हो। ठीक, अब सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं। तो एनी चाइल्ड, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, एनी वन पेरेंट इज हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख होना चाहिए। और एक और जो तीसरी बात हम कर रहे हैं, एनी पर्सन हु इज कन्वर्ट और रिकन्वर्ट, हिंदू मैरिज एक्ट के एक्सप्लेनेशन नंबर 3 में बताया गया है कि कोई भी पेरेंट जो कन्वर्ट हुआ है, चाहे रिकन्वर्ट हुआ है, बुद्धिस्ट में, जैन में, सिख में, उनको भी हम लोग क्या मानेंगे, हिंदू ही मानेंगे। ये बात इसमें बताई गई है। और एक बात और बताई गई है सेक्शन 2 में ही, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब सेक्शन 1, नथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज 25 ऑफ आर्टिकल 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अनलेस द सेंट्रल गवर्नमेंट बाई नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजेट अदरवाइज डायरेक्ट। इसके कहने का मतलब ये है कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे पार्लियामेंट आपको नोटिफाइड ना करे, तब तक किसी भी व्यक्ति को हम हिंदू के कैटेगरी में नहीं रखेंगे। बस इतना ही बताने का ये काम करता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 3 के बारे में। सेक्शन नंबर जो 3 होता है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। जो लॉ के एग्जाम होते हैं, PCSJ के एग्जाम होते हैं, लॉ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, LLB स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट साबित होता है। डेफिनेशन क्लॉज बताता है
इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायरमेंट। इसमें हम बात करते हैं कस्टम्स की, यूजेस की, जो कि एक रूल निकालता है, एक नियम निकालता है, एक ट्रेडिशन निकालता है, एक कस्टम्स निकालता है। इन सभी की बात हम लोग करते हैं सेक्शन नंबर 3 के हिंदू मैरिज एक्ट में। तो इसमें कंटिन्यूटी की बात की जाती है। कोई भी कस्टम हो, कोई भी यूजेस हो, वो लार्ज नंबर ऑफ डे से क्या होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, कंटिन्यूटी उसमें बनी रहनी चाहिए। फिर सेकंड जो हम बात करते हैं, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। जो भी हम लोग कस्टम फॉलो कर रहे हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, कि मतलब कि हमने भी किया, हमारे चाचा जी ने भी किया, हमारे ताऊ जी ने भी किया, और भी जो हमारे लोग हैं जो हमारे साथ रहते हैं वो लोग भी इसी तरह से ये कर रहे हैं। फोर्स बाय लॉ, जो भी फोर्स होता है लॉ के द्वारा वो लीगल होना चाहिए। जैसे कि इलीगल चीज़ों को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। जैसे कि सती प्रथा को हटाया गया था, डाउरी को हटाया गया था। तो क्या था ये, क्योंकि ये बार्ड बाय लॉ था, ये लॉ के ऊपर प्रिवेल करने लगा था। सती प्रथा हमारे समाज के लिए अच्छा चीज़ नहीं था, बुरा चीज़ था, इसलिए उसको हटा दिया गया। फोर्स बाय लॉ लीगल होना चाहिए। जो भी काम हम कर रहे हैं, जो भी कस्टम और यूजेस हम फॉलो कर रहे हैं वो लीगल होना चाहिए, वो इलीगल नहीं होना चाहिए। फिर जो रूल होना चाहिए, रूल इज सर्टेन। जो सेक्शन 3A में बताया गया जो रूल होना चाहिए वो सर्टेन होना चाहिए, अनसर्टेन रूल नहीं होना चाहिए। नॉट अनरीजनेबल, और दूसरी बात ये बताई जा रही है कि उसमें अनरीजनेबल भी नहीं होना चाहिए। नॉट अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, और जो कस्टम और यूजेस होना चाहिए वो पब्लिक पॉलिसी को अपोज न करता हो, इस तरह से होना चाहिए, तब वो सेक्शन 3 सब क्लॉज ए में फॉल करेगा। फिर सेक्शन 3 के सब क्लॉज बी में हम बात करते हैं। सेक्शन 3 के सब क्लॉज बी में बात करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीन्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हम किसको कहेंगे, आखिर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हम किसको कहेंगे, जिला न्यायालय से अभिप्रेत है ऐसे किसी क्षेत्र में जिसके लिए कोई नगर सिविल न्यायालय हो, वह न्यायालय और अन्य किसी क्षेत्र में आरंभिक अधिकारिता का प्रधान सिविल न्यायालय तथा इसके अंतर्गत ऐसा कोई भी अन्य सिविल न्यायालय आता है जिसे राज्य सरकार शासकीय राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम में व्यवहित बातों को बारे में अधियुक्त विनिर्दिष्ट करे। इसमें यह बताया जा रहा है कोई भी सिविल कोर्ट जिसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हो, उसी सिविल कोर्ट्स में हम क्या करेंगे, अपने मैटर्स को लेके जाएंगे। फैमिली लॉ से ये रिलेटेड होता है, जो भी सिविल मामले होते हैं वो फैमिली लॉ से रिलेटेड होता है, उसके बारे में ये सेक्शन 3 का सब क्लॉज बी बता रहा है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 3 के सब क्लॉज सी में, जिसमें फुल ब्लडेड की बात करता है, हाफ ब्लड की बात करता है। अब ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट आता है कि फुल ब्लड क्या होता है, हाफ ब्लड क्या होता है। तो मैं बता देता हूँ फुल ब्लड क्या होता है, जिसको पूर्ण रक्त कहते हैं। पूर्ण रक्त का मतलब होता है टू पर्सन्स आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर फुल ब्लडेड व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर बाय द सेम वाइफ एंड हाफ ब्लड व्हेन डिक्लेयर्ड ए डिसेंड एट द कॉमन एंसेस्टर। कहने का मतलब ये है जो सेम मदर के बच्चे हैं, सेम फादर के बच्चे हैं, जैसे एक ही माता पिता के जो बच्चे हैं वो फुल ब्लडेड होते हैं। और जो हाफ ब्लडेड कहने का मतलब है डिफरेंट मदर हो जाती है और फादर की वाइफ, जैसे कि एक किसी के पिताजी हैं, उसके पिताजी की उसकी माता क्या हो गई हैं, मर गई हैं। जैसे यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ हाफ ब्लड मीन्स होता है मदर डिफरेंट, हाफ ब्लड का मतलब होता है मदर डिफरेंट होता है। फुल ब्लड का मतलब होता है फादर एंड मदर सेम होता है। और जो तीसरा कॉन्सेप्ट होता है यूट्राइन ब्लड का, यूट्राइन ब्लड का मतलब होता है मदर सेम बट फादर डिफरेंट होता है, इसको यूट्राइन ब्लड के नाम से जाना जाता है। सेक्शन 3 के सब क्लॉज 3 में 3 कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया गया है, एक हाफ ब्लड को डिफाइन किया गया है, फुल ब्लड को डिफाइन किया गया है और यूट्राइन ब्लड को डिफाइन किया गया है। हाफ ब्लड में मदर डिफरेंट होती है, फुल ब्लड में फादर एंड मदर सेम होते हैं, यूट्राइन ब्लड में मदर सेम होती है बट फादर डिफरेंट होता है। बस यही बात बताई गई है सेक्शन 3 में। अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 के सब क्लॉज एफ में। जो इंपॉर्टेंट सब क्लॉज है उसी सब क्लॉज को मैं यहाँ पे डील कर रहा हूँ। अब बात की जाती है सपिंड रिलेशन की। सपिंड रिलेशन जो कि हर एक एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे जब पंडित जी शादी वगैरह कराते हैं तो वो अपने सपिंड के बारे में पूछते हैं, गोत्र के बारे में पूछते हैं, सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पे पूछा जाता है। तो सपिंड रिलेशनशिप के बारे में मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे। जो सपिंड रिलेशनशिप होता है, जो मदर के साइड से होता है वो 3 जनरेशन तक होता है और जो फादर के साइड से होता है वो 5 जनरेशन तक का होता है। ठीक, अब यहाँ पे एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये किस किस तरह से ये वर्क करता है। जैसे हमारे पास ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आया है, ये मदर का स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर जो है वो फादर का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे फादर के 5 जनरेशन को दिखाया गया है, यहाँ पे मदर के 5 जनरेशन को दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे मदर हो गया, मदर हो गई, फिर यहाँ पे फादर हो गए, मदर और फादर में
और उसके बाद से एक मदर फादर का एक सन हुआ, एक डॉटर हुआ, फिर एक सन हुआ, फिर एक दूसरा सन हुआ, फिर एक और सन हुआ, एक और डॉटर हुई, फिर सन का सन हुआ, फिर उसका सन हुआ। तो यहाँ पे कहने का मतलब सबसे अच्छा ये है कि ये जो जनरेशन हो जाता है, ये जो जनरेशन होता है ये फर्स्ट जनरेशन कहा जाता है। यहाँ पे जो जनरेशन होता है ये फर्स्ट जनरेशन होता है, ये सेकंड जनरेशन होता है, ये थर्ड जनरेशन होता है। मतलब इस 3 जनरेशन में, 3 जनरेशन के ऊपर हम विवाह कर सकते हैं। लेकिन ये जब तक ये 3 जनरेशन चल रहा है, हम लोग एक फैमिली के माने जाते हैं, इसलिए सेम परिवार में हिंदू मैरिज एक्ट में शादी नहीं होता है। इसी तरह सेम फादर के भी केस में होता है। ये जो होता है ये फर्स्ट जनरेशन का होता है, फादर के केस में ये फर्स्ट जनरेशन का होता है, ये सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, और ये जो नीचे होता है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये फादर जो होता है ये 5th जनरेशन होता है। इसी तरह से अगर 5 जनरेशन जब तक पूरी ना हो जाए तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से शादी को नहीं कर सकते हैं। ये बताया गया है हमारे में सपिंडा रिलेशनशिप। सपिंड रिलेशनशिप का मतलब यही उद्देश्य होता है। सपिंड रिलेशनशिप बस इतना ही आप ध्यान में रखे रहिए कि माँ के तरफ से 3 साइड होता है, 3 पीढ़ी होता है, और पिता के तरफ से 5 पीढ़ी होता है सपिंड रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोहिबिटेड डिग्री, जो कि सेक्शन 3 के सब क्लॉज जी में बताया गया है कि प्रोहिबिटेड डिग्री होता क्या है, किसको हम लोग प्रोहिबिटेड डिग्री कहते हैं। प्रोहिबिटेड डिग्री का मतलब होता है कि किसी चीज़ को मना करके रखना। किस तरह से किस चीज़ को हम लोग मना करते हैं, जैसे किस रिश्तेदारी को चाहे किस नातेदारी को हम लोग किस तरह से प्रतिषिद्ध करते हैं, उसमें रोक लगा के रखते हैं। जैसे कि 1 इज़ लीनियर असेंडेंट ऑफ अदर, ऊपर की पीढ़ी में, जैसे हम लोग की माँ की ऊपर की पीढ़ी में हम लोग 3 पीढ़ी में प्रोहिबिटेड लगा के रखें कि 3 पीढ़ी तक ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। तीसरे पीढ़ी के ऊपर अगर चौथे पीढ़ी में अगर शादी होती है किसी की तो वो किया जा सकता है। ये प्रोहिबिटेड डिग्री बताया गया है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड वाले, जो वाइफ ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ ऑफ लीनियर असेंडेंट और लीनियर डिसेंडेंट। हस्बैंड वाइफ और हस्बैंड वाइफ शादी नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे प्रोहिबिटेड डिग्री के बारे में बताया गया है कि जो हस्बैंड का जो वाइफ है वो किसी और से शादी नहीं कर सकती हैं। जो इसमें बेयर प्रोविजंस के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे ये बताया है, इफ़ वन वाज द वाइफ ऑफ हस्बैंड ऑफ अ लीनियर असेंडेंट एंड अ डिसेंडेंट ऑफ अदर, मतलब कि एक पीढ़ी से लेकर के दूसरे पीढ़ी में वो विवाह नहीं कर सकते। यही बताने का मतलब यहाँ पे बताया गया। फिर हम तीसरी बात करते हैं, वाइफ ऑफ ब्रदर, अगर किसी भाई की पत्नी है, फादर ऑफ मदर, किसी पिता की अगर वो माता है, मदर ब्रदर, माता के भाई हैं, ग्रैंड मदर, ग्रैंड ब्रदर के साथ विवाह नहीं किया जा सकता है। ये इस प्रकार की प्रोहिबिशन हिंदू मैरिज एक्ट के द्वारा लगा के रखी गई है। फिर रिलेशन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर भाई बहन का शादी नहीं हो सकता है, चाचा भतीजी का शादी नहीं हो सकता है, चाची और भतीजे का शादी नहीं हो सकता। इस प्रकार से हिंदू मैरिज एक्ट ने कुछ ना कुछ प्रोहिबिशन लगा के रखा जाता है। अगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, अगर इस प्रकार से कोई शादी कर भी लेता है तो उसकी शादी को शून्य घोषित कर दिया जाएगा हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। हिंदू मैरिज एक्ट में इसी प्रकार की शादियों को मान्य नहीं किया गया। तो बस आज इस सेक्शन में हम इतना ही डील कर रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट के इस सेशन में कि क्या होता है प्रोहिबिशन डिग्री। हम लोग यूट्राइन ब्लड्स के बारे में पढ़े हैं, 3 प्रकार का होता है, फुल ब्लड होता है, हाफ ब्लड होता है, यूट्राइन ब्लड होता है, ये किस तरह से वर्क करता है। फिर सेक्शन 2 का हमने डेफिनेशन देखा है कि सेक्शन 2 में किस तरह से बताया गया है कि कौन जाति से हिंदू होगा, कौन बच्चा हिंदू नहीं होगा, जो कन्वर्ट करता है, जो रिकन्वर्ट करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने इस सेशन में डील किया। आगे जो हम नेक्स्ट सेशन लाएंगे उसमें मैं सेक्शन आगे वाला भी और भी सेक्शन उसमें मैं डील करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।